हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम करंट अफेयर्स के बाद लेके आते हैं एमसीक्यू। और हम रोज, अगर आप नजर डालें, तो 5 एमसीक्यू सॉल्व करते हैं करंट अफेयर आधारित। इसके अलावा 2 मुख्य परीक्षा के उत्तर लेखन का भी यहाँ पे अभ्यास करते हैं। आज कौन कौन से प्रश्न है इस पर डालें नजर, तो हम इससे पहले आप यहाँ पे जान लीजिए कि जो घटना सूत्र हमारा टेलीग्राम चैनल है। घटना सूत्र हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे आप ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, अंग्रेजी में भी। दोनों लैंग्वेज आप यहाँ पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपको 5 एमसीक्यूज भी मिलेंगे। इसके अलावा 2 मुख्य परीक्षा के आंसर्स भी मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स। तो दोनों चीज़ें आप यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी जाएँ, सब्सक्राइब करें और यहाँ पे भी बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहला क्वेश्चन आज है, बात करेगा अमेरिका राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें जो पहला टॉपिक बात कर रहा है, पहला ऑप्शन बात कर रहा है कि जो ट्रेड एक्सेप्शन एक्ट की धारा 232 के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए टैरिफ लगा सकते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। दूसरा, ट्रेड की धारा 301 विदेशी व्यापार की अनुचित प्रथाओं के खिलाफ प्रतिशोधात्मक टैरिफ लगाने की क्षमता बनाती है। तो कल ये दोनों आर्टिकल आए थे, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ये बात कर रहा है, 301 धारा चर्चा में रही है, कई बार चर्चा में रहती है। इसमें कई बार यूएस सैंक्शन भी लगाता है अन्य देशों पर। धारा 232 भी ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट को लेकर चर्चा में रही, कि जो पूरा टैरिफ वॉर है यहाँ पे देखने को मिली। इन दो दो धाराओं की वजह से यहाँ पे आपने अमेरिका की जो सरकार है उसको शक्ति प्राप्त करती है, और ट्रेड वॉर यहाँ पे आपको देखने को मिला था। दोनों कानूनों के तहत टैरिफ लगाने की इससे पहले कांग्रेस की मंजूरी अनिवार्य है, ये गलत है। यही वजह है, आप देखेंगे कि जो ट्रेड वॉर लगातार बढ़ता गया और कहीं न कहीं अन्य देशों की जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, उसको कहीं न कहीं इसने नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। तो केवल दोनों, इसका जो आंसर है केवल 2 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करता है स्वच्छ भारत मिशन की जो पहल है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण एसबीएम के बारे में हमने कल देखा था कि 2014 में इसको सीधे शुरू किया गया था, 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी के दिन जन्म दिवस के दिन। और इसके भी 2 पार्ट हमने देखे थे कि जो एसबीएम ग्रामीण है, एसबीएम शहरी है, दोनों अलग-अलग ये पार्ट है। और इनमें लक्ष्य भी रखा गया था, अगर आप देखेंगे कि 2014 से 19 एक लक्ष्य रखा गया था और 2019 से 24 दूसरा लक्ष्य रखा गया था। तो दूसरा जो अगर असेसमेंट है यहाँ पे ग्रामीण स्तर पर, उसको यहाँ पे इस संबंध में रिपोर्ट आई थी। तो यह जो असेसमेंट 2025 सभी 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, 21,000 गाँवों का मूल्यांकन करेगा, इसके बारे में है। फिर दूसरा पॉइंट, डेटा की प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने के लिए जियो फेंसिंग मोबाइल ऐप्स का उपयोग किया जाएगा। तीसरा, एसबीएमजी फेज 2 का हिस्सा है और ओडीएफ प्लस परिणामों पर केंद्रित है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सब सही है। कल हमने आर्टिकल देखा था, अगर आपने ना देखा हो तो उसको जरूर जाएं और देखें। अब हम बात करें यहाँ पे दूसरा, जो है इसका तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। सी इसका सही आंसर होगा। अगले आर्टिकल पे बात नजर डालें तो हम पाएंगे सरकारी योजनाओं के परे, अगर हम देखें, उसके मूल्यांकन के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। सभी केंद्र केंद्र प्रायोजित केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, मार्च 2026 के बाद जारी रखने के लिए इस प्रकार के मूल्यांकन से गुजरना होगा। बेसिकली जो सरकार की योजनाएं हैं, दो तरह की होती है। केंद्र क्षेत्र, जिसमें केंद्र सरकार पूरा पैसा देती है। केंद्र प्रायोजित, जिसमें केंद्र व राज्य दोनों पैसा देते हैं, एक रेशियो में, जैसे 60:4 का 40 का रेशियो हो गया, 90:10 का हो गया, 100% भी यूटीज के लिए हो गया। तो इस तरह से जो केंद्र जो प्रायोजित योजना है, उसमें सरकार फंडिंग करती है। अब उस फंडिंग को लेके यहाँ पे ऑडिट की बात हो रही है, उसका ऑडिट होना, उसका असेसमेंट होना यहाँ पे अनिवार्य है। इस संबंध में यहाँ पे बात थी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही, तो उसको गुजरना होगा। नीति आयोग वित्त मंत्रालय की सहायता से मूल्यांकन प्रबंधन किया जाएगा, दूसरा भी सही है। योजनाओं के व्यय की सीमा पिछले 5 वर्षों में 10 गुना निर्धारित की गई। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, फैक्चुअल स्टेटमेंट। इस चीज को आपको हम यहाँ पे याद रखना है। तो 5 गुना के आसपास है, ना कि 10 गुना। तो केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पे इसके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न बात करें, कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2024 में सरकार के 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने के प्रयास को खारिज किया है। कथन है, कारण क्या है? भारतीय कानून के तहत कार्यपालिका को आपराधिक मामलों की वापस लेने की अनुमति नहीं है। अब यहाँ पे कथन कारण दोनों की ही व्याख्या करता है, आर ए को समझता है। ये यहाँ पे ये चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, ये हमने यहाँ पे देखा। अब हम बात करें आगे अगले आर्टिकल की। बात करें मध्य प्रदेश के पावर सरप्लस, सॉरी, मध्य प्रदेश का एक पावर सरप्लस राज्य बन गया है। राज्य सभी हाँ, राज्य सभी परिवारों को प्रतिदिन 10 घंटे मुफ्त बिजली प्रदान करता है। कथन कारण सही है क्या? तो यहाँ पे ये गलत है, अगर नया डालें इस पे। आर गलत है। मध्य प्रदेश 24 शहर 108 मेगावाट की क्षमता के साथ पावर सरप्लस तो बन गया, लेकिन मुफ्त बिजली केवल किसानों को दी जाती है, सभी को नहीं दी जाती है। ए सही है, लेकिन आर इसका गलत है।
अगला प्रश्न बात करें भारत में आर्थिक उत्पादकता अधिनियमन के प्रभाव की समीक्षा कीजिए। इसे दूर करने के लिए सुझाव एवं सुधारों पर चर्चा करें। ये यहाँ पे प्रश्न बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बताएँगे सबसे पहले कि 1990 से तक क्या होता था। 1990 तक आप देखें लाइसेंस पॉलिसी अन्य नीतियों की वजह से भारत में जो इन्वेस्टमेंट है, भारत में जो नए व्यापार की शुरुआत है, वो बहुत कठिन था। अधिनियमन था, जिससे कहीं न कहीं जो आर्थिक समस्या देखने को मिलती थी। उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए और भारत ने अर्थव्यवस्था के नए मुकामों को छुआ छुआ। फिर मुख्य भाग में आप बताएँगे अधिनियमन कारण चुनौतियाँ क्या होती? जैसे आप बताएँगे कि ऐसी सिचुएशन थी कि हथियार लेने के लिए अगर 4 लाइसेंस लग रहे हैं, तो होटल खोलने के लिए 10 लाइसेंस लगते थे, 10 परमिशन लगती थी। तो अब देखिए कि ये जो समस्या है, किस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है, जो नया रोज़गार है, जो नवाचार, उसको यहाँ पे रोकती है, उसको यहाँ पे बाधित करती है। इसके अलावा जो संरचनात्मक बाधाएँ अभी भी दिखाई देती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है, बिजली की समस्या है, तो बहुत सारी समस्या भी देखने को मिलती है। उसके अलावा लेबर संबंधी समस्या है। अभी भी बहुत सारी परमिट्स का इश्यू आने को मिलता है, एनवायरनमेंट क्लीयरेंस नहीं मिल पाती, ये सारी समस्या यहाँ पे देखने को मिल रही है वर्तमान में भी, जिसको कहीं न कहीं काम करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे सुझाव आपको देना है, एक तो ई-गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर किया जाना चाहिए। ऑनलाइन अप्रूवल की व्यवस्था की जानी चाहिए, ऑनलाइन असेसमेंट की व्यवस्था की जानी चाहिए। सिंगापुर, वियतनाम जैसे बांग्लादेश जैसे राज्य इनका वैश्विक जो इन्होंने एक्टिविटीज़ की हैं, वैसी जो उदाहरण यहाँ से सीख लेने की आवश्यकता है। इस तरह से हम देखें विश्वास आधारित जो उत्पादकता केंद्रित मॉडल है, उसको यहाँ पे अपना सकते हैं, जिससे हम और बेहतर कर सकते हैं और जीडीपी जो ग्रोथ को और ज़्यादा सुनिश्चित कर सकते हैं। अगला प्रश्न मध्य प्रदेश में हाल विकास क्षेत्र में हाल के विकासों विश्लेषण करें, उसके सतत ग्रामीण विकासों पर प्रभाव डालें। बताएँगे मध्य प्रदेश ने कृषि उत्पादन में लगातार आप देखेंगे दलहन में प्रथम स्थान है, तिलहन में तृतीय स्थान है और कुल खाद्यान्न में द्वितीय स्थान यहाँ पे प्राप्त करता है। और कहीं न कहीं जो 20 सालों में जो मध्य प्रदेश ने उपलब्धि प्राप्त की है, उसको यहाँ पे विश्लेषण करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई देती है। फिर यहाँ पे कुछ बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश ने अगर देखें, एक तो किसानों के स्तर पर काम किया ही, है ना? किसानों को सहायता देने के संबंध में, चाहे उर्वरक के संबंध में हो, चाहे कृषि उपकरण के संबंध में हो, है ना? चाहे एमएसपी के संबंध में हो, प्रोक्योरमेंट के संबंध में हो, जिस वजह से क्या रहा आप देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लगातार बढ़ा। फिर सौर पंप योजना के तहत यहाँ पे सोलर पंप प्रोवाइड करना हो, वो सरकार ने यहाँ पे प्रोवाइड किया। मुफ्त बिजली प्रोवाइड की, किसानों विशेषकर महिलाओं को ड्रोन प्रशिक्षण यहाँ पे दिया। नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई, जिससे जो महिला किसान उनको यहाँ पे ड्रोन प्रशिक्षण देने की यहाँ पे बात हुई। इस तरह से आप देखेंगे कि जो अपने एरिया है जो उसका प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया, किसानों को प्रॉपर्ली लाभान्वित किया। इस वजह से यहाँ पे देखेंगे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जहाँ पे अन्य राज्यों को भी ये अपनाने की आवश्यकता है। फिर आप यहाँ पे निष्कर्ष दे सकते हैं कृषि अवसंरचना, प्रोत्साहन, तकनीकी का समन्वित दृष्टिकोण भारत में यहाँ पे मध्य प्रदेश में दिखाई देता है। एक आदर्श मॉडल के रूप में है, जिसे हम अन्य राज्यों पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो अन्य राज्य भी इस संबंध में पहल अपना सकते हैं। इस आर्टिकल में फिलहाल इतना ही है, जिसे हमने यहाँ पे देखा। आज की डिस्कशन फिर फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट डिस्कशन मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।